Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law Educators. Friends, आज हम ह्यूमन राइट के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट के टॉपिक में उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि पूरा कन्वेंशन क्या है, सम्मेलन क्या था, और साथ के साथ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात करेंगे। Start with the first topic. Understand what is ECHR. So, please write down the full form European Convention on Human Rights. It means ECHR. So friends, it is an international convention to protect human rights and political freedom in Europe. So, यह एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था, इंटरनेशनल सम्मेलन था जहां पर ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा रहा था इसके द्वारा यूरोप में। दोस्तों, इसको जो फॉर्म किया गया था और ड्राफ्ट किया गया था काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा, तो एक ये न्यूली फॉर्म्ड काउंसिल थी, एकदम नई परिषद बनी थी यूरोप के अंदर, जिसने इसकी ड्राफ्टिंग की थी 1950 में। मतलब कि ECHR की ड्राफ्टिंग 1950 में की गई थी काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा। तो दोस्तों, ये काउंसिल ऑफ यूरोप है क्या? ये काउंसिल ऑफ यूरोप जो ये परिषद है, इसके जो फाउंडेशन हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी कि कैसे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जाए और जो भी लॉ के रूल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, साथ के साथ डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इस काउंसिल ऑफ यूरोप के फाउंडेशन के साथ ही ये सब चीजें स्टार्ट हुई। फ्रेंड्स, जो ये काउंसिल ऑफ यूरोप है ये 1949 में फॉर्म्ड हुई थी, 1949 में बनी थी, और ये एकदम सेपरेट एंटिटी है यूरोपियन यूनियन से। मतलब यूरोप की यूनियन एक अलग एंटिटी है और ये काउंसिल यूरोप की बिल्कुल अलग एंटिटी है। दोस्तों, ये कन्वेंशन जो था ये अडॉप्ट किया गया था और साइन किया गया था 4 नवंबर 1950 में रोम में। अब इसको साइन करने के लिए 47 मेंबर स्टेट्स थे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम को भी मिलाकर इसमें 47 मेंबर स्टेट थे जिन्होंने 1950 4 नवंबर 1950 में रोम में इसको अडॉप्ट किया और साइन किया इस कन्वेंशन को। इस कन्वेंशन का जो फुल टाइटल है, मतलब पूरा शीर्षक जो है वो है द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो एक सम्मेलन जो कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए और जो मौलिक आज़ादी है उसके लिए बनाया गया। तो एक प्रॉपर एक फुल टाइटल जो दिया गया था, द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम। द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 3 सितंबर 1953। तो दोस्तों, इसकी एनफोर्समेंट मीन जो ये कन्वेंशन बनाया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम कह लीजिए या फिर जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है वो कह लीजिए, तो जिसके लिए बनाया गया था, तो इसकी एनफोर्समेंट जो थी वो 3 सितंबर 1953 में की गई, 3 साल बाद। सो फ्रेंड्स, यूरोपियन कन्वेंशन में तो हमने बात कर ली कि कन्वेंशन कैसे आया और क्या चीज़ थी। अब बात करते हैं कि कन्वेंशन के अंदर क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो पहले इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है, वो है यूरोपियन कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट। तो इस कन्वेंशन के द्वारा एक यूरोपियन कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुई। कोई भी व्यक्ति जो कि यूरोप में है वो या फिर जो उसकी टेरिटरी में आता है या फिर जो उसकी जुरिडिक्शन में आता है उस कोर्ट की, तो वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को यह फील होता है या फिर उसके उसके साथ किसी प्रकार के राइट्स का वायलेशन या फिर फ्रीडम के वायलेशन होते हैं जो कि कन्वेंशन के अंदर दिए गए हैं बाय द स्टेट पार्टीज, तो वो अपने इस वायलेशन के केस को कोर्ट में ले जा सकता है, जो कोर्ट स्टैब्लिश की गई है अंडर दिस कन्वेंशन। अब दोस्तों, जब कोर्ट में जाएगा तो अब जजमेंट से रिलेटेड ये बात आई कि जो भी जजमेंट है जहाँ पर ये फाउंड हुआ है कि वायलेशंस हुई हैं, तो वहाँ पर कोर्ट जो है बाइंड कर देता है स्टेट्स को कि इस वायलेशन का पता लगाया जाए। ठीक है, जो भी वायलेशन हुई है, जो भी इसका निर्णय है, उसको बाध्य कर देता है, उसको ऑब्लाइज कर देता है कि भैया आपका अब ये निर्णय मैंने दे दिया है कोर्ट ने इसके वायलेशन के अगेंस्ट, अब आप इसको एग्जीक्यूट करिए। यदि किसी का वायलेशन हुआ है, इशू हुआ है, तो उसके बाद उसको कंपनसेशन मिलता है। तो जो कंपनसेशन वाला पार्ट है वो स्टेट को बाध्य है कि आप इसे कंपनसेशन करवाएं और इसे कंपनसेशन को एग्जीक्यूट करें। फिर बात होती है कि जो कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स है,
यहाँ पर अब कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है जो कि काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर आती है। तो जो भी काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर कमेटी दी गई है मिनिस्टर्स की, उनका काम है जो ये एग्जीक्यूशन, जो जजमेंट दिया गया था कोर्ट द्वारा, उनको मॉनिटर करे। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी जजमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए बात हुई थी कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट ने कहा था, अब उसको मॉनिटर करने का काम क्या है, कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स का है। अब वो क्या करेंगे कि इंश्योर करेंगे जो पेमेंट है, जो पेमेंट एज अ कंपनसेशन अवार्ड होनी है किसी भी वायलेशन के अगेंस्ट एप्लीकेंट को, तो उस कंपनसेशन को, उस पेमेंट को अवार्ड कराना, और जो भी डैमेजेस के लिए कंपनसेशन मिले हैं उसका प्रॉपर अवार्ड करवाना भी, और इंश्योर करना कि जो पेमेंट है और जो कंपनसेशन है वो उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसको मिल जाए, जो एप्लीकेंट है जिसने ये अप्लाई किया है कि उसके राइट्स और फ्रीडम का वायलेशन हुआ है। तो इस चीज को इंश्योर करने का काम जो है कमेटी ऑफ मिनिस्टर का है, जो कि काउंसिल ऑफ यूरोप में स्टैब्लिश है। अब दोस्तों बात की है कि कंपनसेशन कैसा होता है। तो कंपनसेशन जो है वो ईसीएचआर के अंदर बड़ी मात्रा में भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि जितना कंपनसेशन बनता है, मान लीजिए 2 लाख रुपए कंपनसेशन बनता है, तो जरूरी नहीं है वो 2 लाख रुपए हो, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा 1914 में रशिया को ऑर्डर दिया गया था कि भाई दो $2 बिलियन जो थे वो एक्सेस अमाउंट देने की बात की गई थी। यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया था कोर्ट ने कि इसका वायलेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो वायलेशन हुआ है अंडर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। तो इस वायलेशन के अगेंस्ट जो डैमेजेस हैं, जो कंपनसेशन है, वो 2 बिलियन से भी ज़्यादा चला गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेंशन करके बताई गई हैं कि यूरोपियन कन्वेंशन के अंदर जो स्टैब्लिशमेंट है कोर्ट्स की, और कोर्ट्स की जो जजमेंट है, और किस तरह से कंपनसेशन का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर कुछ राइट्स और फ्रीडम की बात की गई है जो कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है। तो पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल जो है रिस्पेक्टिंग राइट्स से रिलेटेड है, कि जो भी राइट्स हैं उनको पहले रिस्पेक्ट किया जाए। तो पहला ही आर्टिकल में ये बता दिया है कि रिस्पेक्टिंग राइट्स, की रिस्पेक्ट की जाए, रिस्पेक्ट से रिलेटेड राइट्स दिए गए हैं। फिर दूसरा है राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फेयर ट्रायल, the right not to be punished for something that wasn't against the law at the time। यदि किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं है कोई चीज, अगर कोई चीज कर दी है तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। द राइट टू रिस्पेक्ट फॉर फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ, मतलब यहाँ प्राइवेसी की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस और रिलीजियस, मतलब अपने जो थॉट्स हैं और जो उनके धर्म अधिकार हैं उसकी आज़ादी के बारे में बात की गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, द राइट टू मैरी एंड स्टार्ट अ फैमिली। फिर उसके बाद आर्टिकल 14 में बात की गई है द राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज राइट। तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन राइट्स, जो राइट्स प्रोवाइड किए गए उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू रेस, मतलब जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, ठीक है, या धर्म के आधार पे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जब भी ये राइट्स एग्जीक्यूट करे गए हैं आते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट को स्ट्रासबर्ग कोर्ट भी कहते हैं। और दोस्तों ये एक इंटरनेशनल और सुप्रानेशनल कोर्ट है। तो दोस्तों सुप्रानेशनल और इंटरनेशनल का एक ही मतलब होता है, अंतर्राष्ट्रीय, जो कि स्टैब्लिश की गई है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के द्वारा। दोस्तों इसमें जो कोर्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि वो जो भी एप्लीकेशन आती हैं एलिजिंग टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट स्टेट्स, जो भी पार्टी है या स्टेट है या जिन्होंने किसी तरह का ह्यूमन राइट प्रोविजन का ब्रीच किया है, जो कि सिविल राइट्स हैं या पॉलिटिकल राइट्स हैं कन्वेंशन के, या फिर उनके प्रोटोकॉल, इनका यदि ब्रीच किया है तो वो एप्लीकेशन को सुनने का काम जो है वो इस कोर्ट का है। कोर्ट को एप्लीकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल भी लॉन्च कर सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, और साथ के साथ एक या एक से अधिक अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स भी इस चीज को जो है लॉन्च कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन रेस कर सकते हैं कोर्ट को। जजमेंट के साथ साथ दोस्तों कोर्ट का जो काम है इशू एडवाइजरी इशू करना, ठीक है, किसी तरह का ओपिनियन देना काउंसिल ऑफ यूरोप और 47 मेंबर स्टेट्स को जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है कन्वेंशन की। तो यहाँ पर
एडिशनल वर्क के बारे में बात की गई है कि जजमेंट तो दे ही रही है कोर्ट, बट जजमेंट के साथ साथ उसको रिलेटेड कुछ एडवाइजरी है, कुछ ओपिनियन है, कुछ एग्जीक्यूशन है, जो कि काउंसिल ऑफ यूरोप को और 47 मेंबर स्टेट्स को देती है कन्वेंशन के अंडर। दोस्तों, इस कोर्ट की स्थापना मतलब स्टैब्लिशमेंट जो थी वो 21 जनवरी 1959 में हुई थी, और यहाँ पर जो जजेस हैं उनको इलेक्ट किया जाता है नॉन रिन्यूएबल टर्म 9 ईयर टर्म के लिए। और जो ये जजेस हैं जो कि फुल टाइम जजेस कहलाते हैं, ठीक है, ये उतने ही नंबर होते हैं जितने की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है कन्वेंशन के अंदर। मींस कि 47 कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर्स हैं या स्टेट्स हैं, तो 47 जजेस जो हैं वो यूरोपियन कोर्ट में हैं, सिटिंग जज। साथ के साथ जो यहाँ पे जजेस की जो इलेक्शन होता है वो मेजोरिटी वोट के द्वारा होता है। मींस पार्लियामेंट असेंबली में, जो कि काउंसिल ऑफ यूरोप की पार्लियामेंट असेंबली है, तो वहां पर इनका चयन होता है, वोटिंग होती है, और मेजोरिटी वोट के बाद जजेस का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, तो सभी एक जो स्टेट है, मेंबर स्टेट है, उन एक स्टेट के द्वारा 3 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है अपनी तरफ से। तो उन तीनों कैंडिडेट में से चयन किया जाता है अकॉर्डिंगली। द रिटायरिंग एज ऑफ जज इज 70। तो जो रिटायरिंग एज दी गई है वो 70 साल दी गई है। बट यहाँ पर एक और जो एक्सेप्शन है वो ये है कि 70 साल की रिटायरिंग एज बिल्कुल सही है, बट उस जज को ड्यूटी से जब तक नहीं हटा सकते, और वो ड्यूटी अपनी तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि कोई नया जज इलेक्ट होके ना आ जाए, या फिर जो जज हैं, जो जज अपनी सिटिंग कैपेसिटी में हैं, अगर उनका कोई केस है जो ऑलरेडी चल रहा है और उसका एंड नहीं आया है, तब भी वो उस ड्यूटी पे, उस जज की जो ओहदे पे बने रहेंगे। तो कैसे 70 साल की रिटायरिंग एज है, बट यदि कोई जज, नया जज जो है इलेक्ट होके नहीं आया, तो उनकी ड्यूटीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। उनका जो ओहदा है जजेस का वो कोर्ट में कंटिन्यू रहेगा। और साथ के साथ या फिर उनका कोई केस चल रहा है जो कि किसी एंड पे नहीं पहुंचा है, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई केस है जो कि किसी एंड पे या किसी डिसीजन पे या फिर किसी कह सकते हैं जजमेंट पे नहीं पहुंचा है, तो तब तक भी वो कंटिन्यू रहेंगे सर्व एज ए जजेस। अब दोस्तों, यहाँ पर जजेस की बात हो गई, जजेस के इलेक्शन की बात हो गई, कितने जजेस होते हैं, और रिटायरिंग एज की बात हो गई। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या कहता है। तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड करके लगभग पूरे यूरोपियन स्टेट्स में हो चुका है। बट कुछ एक्सेप्शन स्टेट्स हैं जैसे कि बेलारूस, वेटिकन सिटी और सेंट्रल एशियन कजाकिस्तान, इनको छोड़कर, मतलब इन स्टेट्स को, इन यूरोपियन स्टेट्स को छोड़कर बाकी सभी जगह जो इस कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो बिल्कुल एक्सटेंड है। और साथ के साथ इस कोर्ट का जो एक्सटेंशन है, इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन का जो एक्सटेंशन है वो यूरोपियन यूनियन के भी आउटसाइड भी है, मतलब यूरोपियन यूनियन के बाहर भी इसका जुरिस्डिक्शन है इस कोर्ट का। So friends, today's topic related to European Convention on Human Rights is completed, and I hope you understand the topic and like the video. Thank you friends, stay safe.